अभिनंदन आपका फिर से। और बहुत लोग आपको सुनना चाहते थे। बार-बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। कायदे से तो जो काम मुझे करना चाहिए वो आप कर रही हैं, जो काम आपका है वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप तो एक प्रोफेशनल आरजे हैं और एक एंकरिंग आप बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन खैर ये चाँस आज मुझे मिला हुआ है। तो अभिनंदन है आपका, वंदन है। और आज के इस मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको स्वागत। और हमारा प्रयास है साथियों कि नई-नई विधाओं से पारंगत वक्ताओं को आपके समक्ष हम लेकर के आते रहें, ताकि आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस विशेष विधा के बारे में हम जानेंगे आरजे शताक्षी जी से। इनके परिचय के बारे में मैं आपको बताऊँ, आप इंटरनेशनल आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, आप रेकी हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, होपोनोपोनो टेक्निक जो है उसकी आप एक्सपर्ट हैं। शायद मैं नाम हो सकता है मैं गलत ले रहा हूँ, मेरे लिए नया है बिल्कुल। इसलिए। ओके। तो प्यारे साथियों, ये टेक्निक किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी? कौन-कौन लोग इसको अपना सकते हैं? अपनाने के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे? टेक्निक की रूपरेखा क्या है? उसके लिए आप एक डायरी पेन लेकर के साथ में बैठें, मुख्य-मुख्य बातों को लिखते रहें। और कार्यक्रम के अंत में हम आप लोगों के प्रश्नों को लेंगे। बीच में कोई भी साथी सीट के लिए रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि जब आप सीट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उससे ध्यान भटकता है, तो मुझे बड़ी असुविधा होती है। कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है, कार्यक्रम के अंत में हम प्रश्न देंगे और आप सबको मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी आपकी शंकाएँ हैं, उनके समाधान हमारी आज की जो वक्ता हैं, उनसे कराए जाएँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आरजे शताक्षी जी को। मैम, माइक ओवर टू यू। थैंक यू प्रमोद सर। और आज मुझे दोबारा मंच मिला है, तो मैं शायद सारे वक्ताओं में सबसे लकी हूँ कि नवरात्रि में मुझे 2 बार मौका मिला। और पहले ईएफटी प्रोग्राम को आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबका कोटि-कोटि धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है हो'ओपनोपोनो। बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द नया है, जैसा कि प्रमोद सर भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो आज एक स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग इस टॉपिक से वाकिफ हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सबके लिए नया है। मैं भी आज जितना कुछ आपको बताऊंगी शायद उससे बहुत कुछ मुझे भी क्लियर होगा। हर सेशन में ये होता है कि जितना कुछ दूसरों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, स्टूडेंट्स, हर सेशन में आपके प्रश्नों से, आपसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। होपनोपोनो पर जाऊं उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। दुनिया की कोई भी टेक्निक हो, वो ये नहीं कहती है कि आप मेडिसिन छोड़ दें, आप पूजा पाठ छोड़ दें और आप पूरी तरह से उसमें लग जाएं। टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप जब अपने आप को हील करते हो, तो आप जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हो या जो भी आप अपने लिए योगा कर रहे हो, कुछ भी आप अपनी, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे आपका हेल्थ इशू हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, फाइनेंशियल इशू के लिए कहते हैं ना कि कर्म बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो होपनोपोनो लगाएंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपसे कोई कहता है तो वो आपको टोटल भटका रहा है। अगर आपको कोई कहता है कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल हील हो जाएंगे हमारे चीजों से, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हीलिंग का मतलब या इसी टेक्निक को लगाने का मतलब सिंपल ये होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर आप 1 साल में ठीक होते तो शायद हो सकता है कि आप 1 महीने में आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप हील हो जाओगे। आप 6 महीने में या जैसे भी इश्यूज हैं लाइफ के आपके, उस अकॉर्डिंग वो टाइम पीरियड कम हो सकता है। बट इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ उस टेक्निक को लगाएंगे और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। होप नो पोनो के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिस समय मैं ये कोर्स कर रही थी। ये छोटी सी बात है, मैं क्लियर करूंगी, उसके बाद हम कोर्स पे बिल्कुल चलेंगे। तो जब मैं कोर्स कर रही थी उस बीच मैंने क्लियर किया, और मैंने कोर्स क्यों किया वो भी आपके साथ अभी बांटूंगी। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग वीडियो बनाकर उन्होंने डाला है कि आप होपनोपोनो अगर आप करते हैं तो आपसे कोई नाराज है, आप पीछे बैठ के कमरे में होपनोपोनो कीजिए, वो आपको आके सॉरी बोल देगा। ये क्या बात हुई भाई? ये सब चीजें प्रैक्टिस की होती हैं और ऐसा कुछ भी कोई ऐसी टेलीपैथी नहीं है कि आप जाकर एक कमरे में 21 बार, 51 बार, 101 बार करेंगे और आपको आकर के सामने वाला कहेगा भाई सब ठीक है हमारी जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो हर चीज पे आपको सबसे पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसको वक्त देना पड़ता है, उसके लिए रेगुलर होना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने कर्म का है। ठीक है। तो इस थॉट के साथ ही आज हम इस टेक्निक को शुरू करेंगे, होपनोपोनो को शुरू करेंगे।
होपनोपोनो बेसिकली एक हवाईन टेक्निक है, ये हवाईन वर्ड है, हवाईन टेक्निक है, और ये आज की टेक्निक नहीं, एशियन टेक्निक है, बहुत पुरानी है। जैसे हमारे में ग्रंथ है, हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, उसी तरह से ये पूरा एक हवाईन ग्रंथ था, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू पुट इन ऑर्डर और टू मेक इट राइट, यानी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे इमोशनल इश्यूज हो, चाहे रिलेशनशिप के इश्यूज हो, चाहे आपकी हेल्थ का इशू हो, कोई भी इशू है, आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप उसे एक राइट ऑर्डर में लेके आ सकते हैं, आप उसके साथ फाइट कर सकते हैं, आप उस पर काम करके उसे हील कर सकते हैं। वो एक ऑर्डर में आ जाएगा और उसके बाद देखते देखते वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये है होओपनोपोनो का। होओपनोपोनो को अगर आप हवाईन डिक्शनरी में जाकर सर्च करेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग है एज मेंटल क्लींजिंग, यानी आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट है, ये जो वर्ड है ये उसे क्लीन करता है, ये उसे हील करता है, कि दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता है, एक चीजों से निकाल के, आपके जो कर्माज इश्यूज हैं उनसे भी निकाल के आपको एक ऑर्डर में लेके जाते हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, राइट। सो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि ये होपनोपोनो जो है, ये बेसिकली एक हवाईन टेक्निक थी और एशियंट हवाईन टेक्निक थी। तो इसमें होता क्या था, जब ये ग्रंथ के फॉर्म में था होपनोपोनो, तो इसमें होता क्या था कि पहले जैसे हमारे इंडिया में ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, राइट, वैसे ही हवाई में भी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। और वहाँ के बच्चों पर या वहाँ के लोगों पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, उनको कोई भी इशू होता था, चाहे वो किसी से झगड़ कर आए हों, लड़ कर आए हों, जिंदगी में कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, उनका कोई घाटा हुआ हो, उनके रिश्तों में खटास आ रही हो, वो कहीं और नहीं जाते थे, किसी पंडित के पास नहीं जाते थे, किसी मौलवी के पास नहीं जाते थे, वो जाते थे अपने घर के बुजुर्गों के पास। और ये बुजुर्ग जो थे वो उस ग्रंथ के जरिए, वो हवाईन ग्रंथ था, होपनोपोनो था, उसके जरिए इनको सही डायरेक्शन देते थे। वो डायरेक्शन इनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता था, मतलब आपको हवन करना है, आपको यज्ञ करना है, आपको कोई और टेक्निक लगानी है, तो वो जो है वो इनका जो भी था उसके अकॉर्डिंग वो इनको गाइड करते थे। वो एक सही सजेशन देते थे कि तुम बेटा ये करो और उसके बाद तुम्हारी लाइफ इशू है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो इसके पीछे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता था कि ये एक म्यूचुअल फॉरगिवनेस है, यानी म्यूचुअल फॉरगिवनेस का मतलब हुआ कि तुमसे कोई भी गलती हुई है ना, हर गलती की एक माफी होती है, बशर्ते हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमसे वो गलती हुई है, और अब हम उसको लेकर तो नहीं बैठ सकते, उस पर हमेशा उसके घेरे में नहीं रह सकते, उससे आगे निकलना है। सो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, माफ कर दो और माफ हो जाओ, माफ कर दो और माफ हो जाओ, यानी अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे माफ कीजिए, और अगर आप से कोई गलती हुई है तो माफ हो जाइए, उससे माफ हो जाइए और आप आगे निकलिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाता था। वहाँ के जो बुजुर्ग थे उनका ये मानना था कि आपसे जो भी लाइफ में इशू, आपने आपने गलती की है, हर गलती की माफी तब होती है जब आपने रियलाइज कर लिया, और अगर आपने रियलाइज कर लिया है तो आप उससे निकलिए और आप लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आप उसे माफ कर दीजिए, दिल से माफ कर दीजिए, राइट। सो ये था उनका कॉन्सेप्ट। अब ये जो प्रेयर थी, जैसा कि हमने कहा कि पूरा ग्रंथ था, तो ये बहुत लंबा ग्रंथ था पहले, फिर इसे छोटा करके 12 लाइन की प्रेयर बनाया गया, 12 लाइन्स में इस लंबे चौड़े ग्रंथ को लेकर आए, क्योंकि पॉसिबल नहीं था इतने लंबे ग्रंथ को बार बार रिपीट कर पाना। उसका रीजन भी अभी शेयर करती हूँ आपसे क्यों ऐसा था। तो लाइन में आई, उसको फिर डॉक्टर ह्यू लेन ने 4 लाइन्स की प्रेयर बेसिकली बना दिया, 4 लाइन्स की।
उन्होंने कहा कि भाई ये 12 लाइन्स भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, तो हम इसे 4 लाइन में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 4 लाइन की प्रेयर करेंगे वो सफिशिएंट है, वो हमारे सारे इश्यूज क्लियर करने में, वो हमें एक नए बात पर लेकर जाने में वो प्रेयर सफिशिएंट है। और ये 4 लाइन्स आपके साथ अभी शेयर करूंगी, लेकिन पहले हम इसका कॉन्सेप्ट और इसकी साइंस को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हमें ये ना लगे कि ये 4 लाइन्स हमारी लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट करेंगी, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये 4 लाइन की प्रेयर हो गई 12 लाइन्स में, तो इसमें एक चीज और हमें समझाई जाती है कि ये 4 लाइन्स का जब आप इनको सीखेंगे, आप अभी जानेंगे, तो इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि पहले आपको पहली लाइन बोलनी है फिर दूसरी बोलनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। ये नहीं कि आपको बंगाली आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें आप इसे बोल सकते हैं। मुद्दा क्या है, आपको दिल से बोलना है। आपको सबसे बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई मुझसे गलती हुई, जो कि कॉन्सेप्ट पुराने जमाने से चला आ रहा है इनका, कि सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना है कि गलती हमारी हुई है, जो कि सबसे मुश्किल है। आज के टाइम पर हम बाकी देशों में तो हम हवाई नहीं जा सकते, हमें नहीं पता कि वहां का क्या कॉन्सेप्ट है, बट इंडिया की अगर हम बात करें, हम आपकी और अपनी बात करें, तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम गलती रियलाइज नहीं करते। अपनी गलती का छिका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे के सर फोड़ना है हमें। तुमसे ये हुआ था, तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया, तुमने ऐसा कहा था तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे तो गुस्सा आना ही था। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी हम करते हैं, उसका जो छीका है, उसकी जो बात है, या जो हम जिस वजह से हमने वो एक्शन लिया, वो उसके लिए ब्लेम हम हमेशा दूसरों को देते हैं। दूसरों के सर पे जाकर वो ब्लेम मर देते हैं, और हम कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, हमसे ये हुआ क्योंकि ये हुआ था। तो सबसे पहले रियलाइज करना जरूरी है कि भाई हमसे ये हुआ क्योंकि हमारी गलती थी। हम चाहते तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें क्या जरूरत है हमें उस बात पर रिएक्ट करने की। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में आना पड़ेगा कि जो भी हमसे गलती हुई है उसमें गलती हमारी थी, किसी और की नहीं थी। आज जिस सिचुएशन में हम हैं वो गलती हमारी है, वो किसी और की नहीं थी। अब मुद्दा ये उठता है कि इस प्रेयर को दोबारा यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि एशियन टाइम में जब बड़ों के पास बच्चे जाते थे तो उनकी प्रॉब्लम का सलूशन उन्हें मिल जाता था, बट वक्त बदला, टाइम बदला। पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी, अब इंडिया की तरह वहां भी न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। जब न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेयर करने के लिए किसी के पास समय नहीं था, है ना, टाइम नहीं था। फिर इतना लंबा चौड़ा कौन करे। उसके बाद जब वो 12 लाइन्स में आई तो भी वही वक्त नहीं है, पूजा के लिए टाइम नहीं है, सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है। अब वहां पर हवाई में ये एक ऐसा टाइम आया जब बच्चों ने अपने बड़ों से बात करना बंद कर दिया। फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही थी, लोगों में मनमुटाव हो रहा था, ईगो बढ़ रहा था, पैसे को लेकर, पावर को लेकर उनके मन में ये आ रहा था कि मैं हूं। तो इस सब का असर जो है वो उनके बच्चों पर पड़ा। अब सिचुएशन वहां पर ये हो गई थी कि बच्चे बड़ों से बात करना नहीं चाहते थे, उनको जवाब देते थे, उनसे उनको आंखें दिखाते थे, उनसे लड़ बैठते थे, उनसे आर्ग्यूमेंट्स करते थे। ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो वहां पर क्रिएट हुई। तब इस प्रेयर को बेसिकली 12 लाइन्स का किया गया था, और उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि ह्यू लेन ने इसको 4 लाइन्स में कन्वर्ट किया, बिकॉज उन्हें लगा कि भाई ये 12 लाइनें जो हैं ये भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, तो चलो कम से कम 4 लाइन्स में तो करेंगे ही। और क्यों करेंगे, लोग तब भी नहीं करते। मगर ह्यूलेन की जो सिचुएशन आई और उसके बाद जो ये टेक्निक पूरे वर्ल्ड में निकली, उसके बाद लोगों का ध्यान गया कि भाई हमारे खुद के पास में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी भयंकर चीज है, जिससे हम सब कुछ अपनी लाइफ में क्लियर कर सकते हैं, तो हम क्यों इसको छोड़कर बैठे हुए हैं। तो होपनोपोनो जो है वो एक ऐसा ट्रेडिशन है जो हमें ये कहता है कि आप अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर भला हम क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्यों इस बात को छोड़ करके बैठे हैं। बस हमें यही तो एक्सेप्ट करना है कि आज जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, जो कुछ हमारी जिंदगी में इनकरेक्ट है, उसके जिम्मेदार हम हैं। और होपनोपोनो आपसे यही कहता है कि आप भी खाली है,
चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, प्यार है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में खाली है, वो होपनोपोनो जो है वो फिल करता है, वो होपनोपोनो भर देता है। जिस चीज की भी आपकी जिंदगी में कमी हो रही है, उसको होपनोपोनो बेसिकली भरने का काम करता है, उसको फिल करने का काम करता है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। जरा एक बार मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब हम आएंगे इसकी साइंस पे और ह्यूलेन की स्टोरी पे। सबको क्लियर है? किसी का कोई यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? आई गेस सबको क्लियर है, इसलिए शायद कोई मैसेज नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं, मतलब हमें समझना ये है कि हम इसके जो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके हम जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी हमारी जिंदगी का इशू है, उसके अगर हम रूट कॉज पे जाएं, उसकी हम प्रॉब्लम को समझें, तो शायद हम ये क्लियर कर पाएं कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है उसमें हम कहाँ पर जिम्मेदार हैं। हमारे लाइफ में जो भी इशू आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे ले सकते हैं। और जब आप अपनी रूट कॉज को उसके हील करते हैं, जब आप उसकी अपनी प्रॉब्लम की जड़ को हील करते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से अपने आप हील हो जाती है। डैट मीन्स हवाइन में जो काम बड़े बुजुर्ग करते थे अपने बच्चों के लिए, अब वो टेक्निक ह्यूलेन ने हम सबको दे दी, आपको दे दी, मुझे दे दी। हम सब अपनी जिंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो प्रॉब्लम जो है वो हील कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम अपनी जिंदगी से मिटा सकते हैं। सो अब मेन बात ये आती है कि इतना सारा भाषण हो गया, बट इस टेक्निक से हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर बात आती है ह्यूलेन की स्टोरी की। ह्यूलेन जो थे वो एक मेंटल असाइलम के डॉक्टर थे। इस स्टोरी को आप जितना समझेंगे, और ये स्टोरी ना मेरी बनाई हुई है ना इंटरनेट की बनाई हुई है, ये रियल स्टोरी है। आप जाएंगे, आपको पूरी डिटेल आराम से मिल जाएगी, आप जब चाहें सर्च कर सकते हैं। तो मेंटल असाइलम के ह्यूलेन डॉक्टर थे। उनका ट्रांसफर एक ऐसे हॉस्पिटल में हुआ जहां पर एक वार्ड ऐसा था मेंटल पेशेंट का, मेंटल असाइलम के पेशेंट्स का, जो बहुत खतरनाक थे। उन्हें जंजीरों से बांध के रखा जाता था। मतलब ये इतने खतरनाक थे कि ये, अगर इन्हें जंजीरों में ना रखा जाए, इन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो ये किसी की भी जान ले सकते थे, एक दूसरे को मार के खा जाते। ये ऐसे थे। आपको पता है, इनका जो स्टाफ था, इस हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, वो बेसिकली दीवारों से सट के जाता था। उनको खाना देना हो, किसी भी एक्टिविटी के लिए, कमरों की सफाई करनी हो, वो दीवारों से सट के जाते थे, बिकॉज कि कहीं वो उनके हाथ ना आ जाए, वरना वो उन्हें नहीं छोड़ते। और ह्यूलेन का ट्रांसफर इसी हॉस्पिटल में हुआ। अब मुश्किल ये थी कि ऐसे पेशेंट्स को हील कैसे करें, वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें मेडिसिन देने जाएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। तो ह्यूलेन ने फिर ये टेक्निक जो उनके पास थी, उन्होंने इससे लगाया। वो रोज हॉस्पिटल जाते थे, वो किसी पेशेंट को जाकर ट्रीट नहीं करते थे, सिर्फ अपने रूम में जाके बैठते थे, एक एक पेशेंट की फाइल निकालते थे और उस पेशेंट की फाइल को होपनोपोनो की 4 लाइन प्रेयर्स के साथ में हील करते थे और उस फाइल को वापस रख देते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर एक एक करके उन्होंने वो सारे पेशेंट्स घर भेज दिए ठीक करके। 6 मंथ्स का टाइम लगा था। और आज की डेट तक आप सर्च कर लीजिए, उस हॉस्पिटल में वो वार्ड, मेंटल असाइलम का वार्ड बंद हो चुका है। आज तक वहां पर एक भी पेशेंट मेंटल असाइलम का नहीं है। तो ये है कहानी ह्यूलेन की। और जब ये घटना घटी, उसके बाद वहां के लोगों को और पूरी दुनिया को ये लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज, वहां के लोगों को तो खासकर लगा, क्योंकि उनके उनके देश में और उनके पास में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका वो यूज नहीं कर रहे हैं, और वो इधर उधर भाग रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सो फिर ये टेक्निक जो है ये वापस हमारे पास आई। अब बात आती है, ये तो हुई सारी वो बातें जो हमने हवाइन टेक्निक के बारे में की, होपनोपोनो के बारे में की। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? क्योंकि जब तक साइंस
सामने नहीं आती है तब तक हम किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। तो होपनोपोनो के पीछे की साइंस ये कहती है कि आपका जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उस पर होपनोपोनो वर्क करता है। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हुआ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। मैं जो भी कर रही हूँ, मैं जो भी सोच रही हूँ, वो इंडिविजुअल मेरी सोच, मेरी एक्टिविटी है। बट जब हम मिलकर कुछ भी सोच रहे हैं, जब हम मिलकर एक एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हैं, तो वो हो जाती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम डेली को ले लें अपनी लाइफ को, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारा एंगर क्रिएट करते हैं अपनी अपनी तरीके से, अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने लाइफ के अकॉर्डिंग। हम किसी बात पे नाराज हो गए, दूसरा किसी बात पे नाराज हो गया, बट कलेक्टिवली एंगर जो है वो यूनिवर्स में बहुत सारा जाता है। अब वो जो एंगर है, यूनिवर्स का लॉ एक ही चीज कहता है, चाहे आप होपनोपोनो को ले लें, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ले लें, एक ही बात कहता है कि भैया जो तुम यूनिवर्स में दोगे तुम्हारे पास पलट करके वही आएगा। जो दिया है वही आपको मिलने वाला है। राइट? सो जब आप इतना सारा एंगर आप हम मिलकर देते हैं, तो वो हमारे पास कैसे रिटर्न होके आता है? वो आता है वॉर के रूप में, वो आता है सुनामी के रूप में, वही आता है अर्थक्वेक के रूप में आपके पास में वापस, और आपको फिर वो परेशान करता है, आपको फिर वो हर्ट करता है, आपको फिर वो बैड फील करवाता है। राइट? सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझना हमें जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूनिवर्स को देते हैं काइंडनेस, लव, हैप्पीनेस, तो वो फिर आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। राइट? सो कहते हैं ना कि डिसीजन हमारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिंदगी जीने का तरीका हमारा है, हमें कैसी लाइफ चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप वो इमोशंस क्रिएट कीजिए, वो आप चीजें दीजिए यूनिवर्स को जो आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही आप सोचिए, क्योंकि आपकी सोच में इतना दम है कि वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा के आपके पास ही आकर गिरेगी। अब चाहे वो अच्छी सोच हो या फिर बुरी सोच हो, ये आपका डिसीजन है, आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है। आपको उसको बदलना है या फिर आपको उसी में फंसे रहना है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ तो सब बुरा होता है, मेरे साथ तो भगवान बुरा करता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप इसको रोते रहिए, या फिर मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, जितना मुझे मिला है उतना मेरे लिए सफिशिएंट है और बढ़ता जा रहा है। आप ये अफर्मेशंस क्रिएट कर लीजिए। तो चॉइस आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और कैसे चाहिए। राइट? तो ये है होपनोपोनो के पीछे की साइंस, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, मेरे साथ जो क्लाइंट्स जुड़ते हैं, मैम मैनिफेस्टेशन नहीं होता, इतनी सारी चीजें देख ली कर ली। भैया पहले अपना थॉट तो चेंज कर लो। जब तक आप ही नहीं सोचोगे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, सिर्फ 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करने से सच बताऊं मैं कुछ नहीं होता। आपने सुबह उठे मेडिटेशन कर लिया, हाँ हम रोज मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना, लेकिन सर मेरे तो थॉट्स नहीं रुकते, मेरे को तो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दिन भर। मेडिटेशन तो हम रोज करते हैं। कैसे करते हैं मेडिटेशन? एक बार मैंने सवाल किया था एक वेबिनार में कि कैसे करते हैं आप मेडिटेशन। उसका जवाब मुझे मिला था कि मैम बैठ जाते हैं खाली और आंखें बंद करके और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। आपको पता है जितना आप अपनी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आपका माइंड उतना भागेगा। तो सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करते हो तो सबसे पहले कानों में कोई म्यूजिक लगा के करो ताकि आपका ध्यान उस पर रहे। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का। ठीक है? तो ओवरऑल आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, आपकी लाइफ में अपनी चीज़ों को बदलना है। मैंने होपनोपोनो क्यों डिसाइड किया वो अब आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके पहले कि आपके साथ प्रेयर आज की शेयर करूँ। होपनोपोनो के पहले मैं क्लासेस लेती थी रिलेशनशिप इश्यूज को क्लियर करने की। तो उसमें एक प्रेयर हम करवाते हैं, लव वाइब्रेशन प्रेयर। तो लव वाइब्रेशन जो होते हैं वो सामने वाले को दिए जाते हैं, किसी के साथ भी आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर उसमें इश्यू आ रहा है तो वो क्लियर हो जाता है उससे, अगर आप ठीक से और मन से करते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी असर आता है। तो उसमें मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैं क्यों लव वाइब्रेशन दूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं,
मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो अपना 100% दिया। अब मुझे लगा कि यार इसको मैं कितना भी समझा लूँ, इसका तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं। इत्तेफ़ाक से उसी दिन मुझे होपनोपोनो का ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिखा। तो इसमें क्या है कि आपको किसी को कहना नहीं है जाकर के कि भई आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, नहीं कहना है। आपको यूनिवर्स को कहना है कि भई मैं इस सिचुएशन में फँसा हूँ या फँसी हूँ, तो कहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज मैंने कुछ गलत नहीं किया उस रिश्ते में, लेकिन कभी मैंने कहीं गलती की है जिसकी वजह से आज मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आज मेरे रिश्ते में इश्यू आ रहा है, या आज मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है शुरू हो गया है, आज मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, लोग मुझे ठग रहे हैं, कहीं कभी कुछ मैंने गलत किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है? आपको किसी को जाकर नहीं कहना कि भई मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तो सच बात है कि जब आपको ये मन में क्लियर ही नहीं है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके रिश्ते को चेंज कर सकते हैं, तो आपको कोई लाख हीलिंग देता रहे, आपको कोई लाख समझाता रहे, उसका असर नहीं पड़ने वाला है, राइट? सो बेसिकली अब यहाँ से मुझे क्लियर हुआ कि अगर मैं बंदे से उसके यूनिवर्स को क्लियर करवाऊँ, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाऊँ, तो शायद फ़र्क पड़ेगा, और इसका फ़र्क पड़ा, ये लोगों के लिए आसान हो गया, राइट? सो प्रेयर है, बहुत ही आसान है। आप सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो भी आपकी लाइफ में इश्यू आ रहा है, सबसे पहले आपकी लाइफ में दुनिया का कोई भी इश्यू हो, आपको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी है कि आज हम यहाँ पर फंसे हैं, तो जिंदगी में ये इशू जो आया है ये हमारी वजह से आया। ह्यूलेन ने क्या किया? ह्यूलेन अपने आप को कोस सकते थे कि कहाँ मुझे फंसा दिया, कहाँ मुझे मेरे को ये वाला वार्ड दे दिया, बट उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि भाई इन पेशेंट्स के पीछे अगर मैं फंसा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है, मैंने कुछ किया होगा ना जो मैं फंसा हूँ इस सिचुएशन में। बस यही करना है। प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आप इंग्लिश में बोलना चाहें बहुत आसान है, हिंदी में बोलना चाहें तो भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, आई थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने आज तक मेरा साथ दिया, मुझे हील किया, और आज आपने मुझे माफ़ किया। ये है इसका कॉन्सेप्ट आई थैंक यू का। बोलेंगे आप आई थैंक यू ही, बट पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। आई लव यू, मैं यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने लव वाइब्रेशंस जो है वो आपको देता हूँ। ठीक है? आप जो चाहें वो नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। इसका जो सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है? आई एम सॉरी की जगह प्लीज फॉरगिव मी आप बोल सकते हो, आई थैंक यू बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करते समय अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है या आप आगे पीछे लाइंस कर देते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, या आपकी प्रेयर जो है वो सही तरीके से नहीं हुई है, राइट? सो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग इसकी लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज को एडजस्ट कर सकते हैं। जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो अब आप जो कुछ भी छूते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। यानी अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपने ले ली। अब आपने ये ठान लिया है कि भैया मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, उसको बदलने की ज़िम्मेदारी मेरी है, उसका कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है, और मैं चाहूँ तो ना सिर्फ़ अपने आज प्रेज़ेंट के इश्यूज़ को, पास्ट इश्यूज़ को, कार्मिक इश्यूज़ को भी क्लियर कर सकता हूँ, राइट? मैं चाहूँ तो, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आज हमने तो वही कहा कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हम तो यही मान के चल रहे हैं, बट कभी तो किया है ना। तो चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो आपका कार्मिक इश्यू हो, आपने अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि ये भैया कहीं का इश्यू हो, मुझे इसको क्लियर करना है, बिकॉज मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। ठीक? और यहीं से आपके अंदर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। मेरी बात करें, अगर मैं अपने क्लाइंट्स को टाइम देती हूँ तो 45 डेज तक अगर आप कंटिन्यूअसली रोज इस मेडिटेशन को करते हैं, इस प्रेयर को करते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि आपकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। 45 डेज में आपको इसके रिजल्ट्स बहुत आसानी से दिखने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, इशू पूरी तरह से छूमंतर नहीं हो जाता है। ठीक है? तो वो भ्रामक बातें नहीं करूंगी आपसे जो अभी तक
यूट्यूब पे मैंने सुनी और देखी है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। पहले हफ्ते में आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में, ये भी क्लियर कर दूँ आपको, पहले हफ्ते में आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में सब क्लियर है, सब सॉर्टेड हो गया। सेकंड वीक में आपको फिर से प्रॉब्लम्स आएँगी। आपको लगेगा कि ये छोड़ देते हैं। बट जो लोग 45 डेज़ तक इसे कंटिन्यू कर ले जाते हैं, क्योंकि 45 डेज़ का कॉन्सेप्ट होता है आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों में आपकी चीज़ों को पहुँचाने का, राइट? तो जब आप 45 डेज़ तक इसे कंटिन्यू करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी लाइफ, आपका जो इश्यू था, आपके घुटने में दर्द था, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो रही थी, आपको बीमार आप बहुत जल्दी-जल्दी पड़ रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ, आपके पार्टनर के साथ आपका इश्यू था, आपके बच्चों के साथ आपका इश्यू था, उसमें चेंज आना शुरू हो गया है, ठीक है? तो ये है कॉन्सेप्ट हो'ओपनोपोनो का। अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे, ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएँ कि हमें मेडिटेशन इसका डेली कैसे करना है। किसी का कोई सवाल अगर यहाँ तक हो तो आप करिए, कोई डाउट, क्योंकि मेडिटेशन पे जाने से पहले कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम इसका मेडिटेशन करेंगे और आपके अ, एक मेडिटेशन मैं आपको हेल्थ का करवाऊँगी और इसका फाइनेंशियल मेडिटेशन मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको कैसे करना है, राइट? तो किसी का कोई सवाल है? मैम कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? कब करना होता है? कितने टाइम तक करना होता है? मेडिटेशन ना सर, मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। और कोई सवाल? अदरवाइज मैं इसका जवाब देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि कोई भी मेडिटेशन सबसे शुभ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप कर सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए बहुत मुश्किल होता है, तो कोई टाइम नहीं है, जब आपको समय मिले तब आप कीजिए। बट अगर आप डेली एक रूटीन बना लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करने का, जिसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपना मेडिटेशन कंप्लीट करूँ, भले ही उसके बाद में सो जाऊँ, तो ये आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो किसी अ, भी मेडिटेशन को करने के लिए कोई टाइम नहीं है। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि रूटीन हमारा बिज़ी रहता है, तो सुबह या फिर रात को बेड पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले आप मेडिटेशन करके सोएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि दिन में रूटीन बिज़ी रहता है, माइंड बिज़ी रहता है, तो सबसे बेटर टाइम आपके ये 2 हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन टाइम आपका मॉर्निंग का है। लेकिन अगर आप ना कर पाएँ, तो आप शाम को करें, और अगर आप दोनों टाइम कर पाते हैं तो और अच्छी बात है, राइट? कितनी देर करना है, होपनो के लिए ऐसा कोई रूल नहीं, हम मान के चलते हैं। एक तो हमारे माइंड को बहुत क्लियर है, 108 बार, 51 बार, है ना? तो आप अपने हिसाब से इसका टाइम सेट कर लें। एक जो भी आप, जितनी भी, अगर आप माला करना चाहते हैं तो माला करें, आप 108 बार करना चाहते हैं 108 बार करें, 51 बार करना चाहते हैं 51 बार करें। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने माला से नहीं किया है, मैंने गिन के नहीं किया है, जितनी देर मेरा मन लगता है मैं होपनो उतनी देर करती हूँ। तो इसलिए मेरी तरफ से कोई टाइम नहीं है। आप जिस तरह से आपका माइंड गवाही देता है, आपको लगता है कि मुझे इतना करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको गाइडेंस भी आती है कि इतनी देर करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतनी देर बंध के कोई काम करना है। अपने आपको कभी भी, मेरे साथ अगर आप रहेंगे तो अपने आपको बाँधिए मत। बाँधते हैं तो फिर बंध जाते हैं, ठीक है? फ्री होके मन से जितना समय आप दे पाएँ, आप दीजिए। चलिए, अब आई गेस कि और किसी का भी कोई सवाल नहीं है, तो हम लोग एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे। आप लोगों ने प्रेयर लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी है तो मैं रिपीट करूँगी फिलहाल अभी। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 4 लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? तो सबसे पहले आँखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। एकदम सीधे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, ताकि आपको यूनिवर्स की एनर्जी प्रॉपर मिल सके। एकदम सीधे स्ट्रेट बैठ जाएँगे। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, चेयर्स पे बैठे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके पैर अगर ज़मीन पे छू रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं छू रहे हैं तो आप अलती-पलती मार के जैसे बैठते हैं, आप वैसे भी बैठ सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। बस कमर और गर्दन सीधी रखिएगा। अपनी आँखों को धीरे से बंद कीजिएगा। एक चीज़ का गाइडेंस यहाँ पर दे देती हूँ, जब भी मैं कहूँगी आपको ब्रीथ इन, 3 सेकंड आपको लेना है ब्रीथ इन करने में, 5 सेकंड तक आपको अपनी सांसों को रोक के रखना है, और फिर अगले 4 सेकंड में आपको सांसें धीरे-धीरे छोड़नी है। 3, 5 और 4, ठीक है? अपनी आँखें बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई चिंता, कोई फ़िक्र नहीं है।
अपने माइंड को कहिए कि थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स रखे, उसको गाइड कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स होना चाहते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। नाउ ब्रीद इन, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड फॉर 5 seconds. 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out. इस बार जब सांस भरें तो इमेजिन करें कि यूनिवर्स की गोल्डन लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए, आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ब्रीद इन, यूनिवर्स की गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपका ऑरा उस गोल्डन लाइट में रंग चुका है। अब आप तैयार हैं पूरी तरह से अपने साथ होने वाली, अपने साथ घटने वाली घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आप तैयार हैं उस यूनिवर्स को जो भी आपने गलत दिया है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। आज की हीलिंग हम करेंगे अपने घुटनों पर, वो घुटने जिनमें बहुत दर्द रहता है, लोगों को बहुत तकलीफ रहती है, डॉक्टर्स के पास जाके महंगी महंगी फीस बिल्स पे करते हैं। वो घुटने जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, लेकिन इन घुटनों पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। तब तक नहीं जाता है जब तक ये आपको उठने बैठने में तकलीफ ना देने लगे, जब तक डॉक्टर ये ना कह दे कि अब इन्हें बदलवाने का समय आ चुका है, जब तक इन घुटनों में रात भर दर्द ना रहने लगे। ये वही घुटने हैं, अब हमें ख्याल आया है नहीं होते हमारे साथ तो जिन जिम्मेदारियों के लिए हम भाग रहे हैं हम भाग नहीं पाते, जो ख्वाहिशें हम पूरी करने के लिए भाग रहे हैं हम भाग नहीं पाते। कितना ख्याल रखा है इन्होंने हमारी जिंदगी का, हमारे शरीर का, लेकिन क्या हमने इनका ध्यान रखा है? कभी इन्हें प्यार से सहलाया है बिना दर्द के? दर्द जब होता है तभी आप इन पर तेल की मालिश करते हैं, लेकिन आज आज हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इन्हें जो तकलीफ हमारी वजह से हुई है, जितना ये हमारी वजह से भागे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना ध्यान नहीं रख पाए और धीरे धीरे कमजोर होते गए। डियर नीस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने कभी आपका ध्यान नहीं रखा, कभी बिना दर्द के आपको ध्यान नहीं दिया, आपको भगाता रहा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता रहा और आपको कमजोर करता रहा, खान पान का ध्यान नहीं रखा, जिससे मेरी हड्डियों के साथ साथ मेरे घुटने भी कमजोर हो गए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू।
एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे से लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। तो इस तरह से होता है होओपनोपोनो मेडिटेशन। अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू है तो अपने दोनों हाथों के बीच में आप कोई भी नोट, 500 का, 200 का, 100 का, 10 का, जो भी, दोनों हाथों के बीच में रखिए और यही अफर्मेशन, यही जो प्रेयर है ये आप दोहराएंगे। डियर मनी, मैंने बहुत अनादर किया है तुम्हारा। जब भी बिल्स दिए तो ये लगा कि कितने खर्चे हैं मेरे पास। कभी ये नहीं सोचा कि कितनी किस्मत अच्छी है मेरी कि मैंने वो बिल पे किए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये है मनी मेडिटेशन, राइट? सो इसी तरह का रिलेशनशिप इशू हो, हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप होपनोपोनो हर सिचुएशन में ट्राई कर सकते हैं। होपनोपोनो का सिर्फ 45 डेज आप दीजिए मुझे और उसके बाद आप खुद मुझे रिजल्ट बताइए। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए, आप वो कीजिए। बट उसके साथ अगर आप होपनोपोनो करते हैं तो आपके रिजल्ट्स आपको मिराकल रिजल्ट जो हैं वो आपको मिलते हैं। एक चमत्कार जो है वो आप देखते हैं। ठीक है? तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूँ, कि आप चीज़ों को मेडिटेशन आप मेडिसिन लेते हो। हाँ, मेडिसिन, जो भी आपकी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं उनको अपने हाथ में लीजिए और उनके साथ आप ये प्रेयर कीजिए। आप देखिएगा कि जो भी आपके रिजल्ट्स आते थे, आपकी जो भी रिपोर्ट्स आती थी, वो कितनी जल्दी मेडिसिन आपकी बॉडी में जाके आपको कितनी अच्छी हीलिंग देती है। सो आप ये ट्राई करें और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कर सकते हैं। होपनोपोनो को लेकर अगर कुछ छूट गया है तो शायद आपके प्रश्नों से क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सताक्षी जी। बहुत ही शानदार तरीके से थैंक यू। आपने आज के इस सेशन को लिया। और प्यारे साथियों, निश्चित तौर पर मैं बहुत चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहा था, जैसा मैं आपने बताया। मैं योग का विद्यार्थी हूँ, हालांकि पीएचडी कर लिया है, लेकिन मैं आज भी खुद को विद्यार्थी कहता हूँ क्योंकि बहुत ऊंची चीज है। और मैंने ऐसा पाया है, साइंस भी ये कहती है कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो आपकी सुनता है। जब आप बोलते हैं, आपके शब्द कभी नहीं मरते। आपकी ध्वनि जो जो शब्दों से उत्पन्न होती है, वो एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, सिर्फ वो अपना रूप और स्वरूप बदलती है। तो प्यारे साथियों, जैसा आज मैडम ने बताया कि ये जो शब्द हैं, जादुई शब्द जो हैं, इनको दिनचर्या में शामिल करें। हमेशा लोगों को थैंक यू बोलें, छोटी छोटी गलतियों के लिए सॉरी बोलें। उससे आपका मन तो हल्का होगा ही होगा, लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है उसके मन में भी आपके प्रति एक सम्मान का भाव आएगा। और आप दोनों ही क्या है, एक यूनिवर्स का हिस्सा है, एक एनर्जी है। और फिर जब कभी आप मिलेंगे तो आप एक दूसरे के ओरा को देख करके आपको प्रसन्नता का भाव आएगा। आपके मन में कोई द्वेष भावना, कोई ईर्ष्या, इस तरह की चीज नहीं होगी। तो ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है। और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, जब आप कभी जाते हैं दुकान में, एक छोटा सा भले नाई की दुकान ही क्यों ना हो, वो भी अपनी चीजों का अफर्मेशन देता है। वो भी उसको नमस्कार करता है, पहले घुसते ही चरण स्पर्श करता है अपनी दुकान के। ये अफर्मेशन वहां भी काम करती हैं। भले एक भिखारी क्यों ना हो, वो भी सुबह जब निकलता है घर से तो अपने कटोरे को चूम के निकलता है कि आज कम से कम मुझे, यहाँ तक कि चोरों का भी मैंने सुना, वो भी देवी की आराधना करके निकलते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। कोविड के समय में मैंने ऐसा बहुत देखा, जब दवाइयां नहीं थी तो दुआ काम करती थी और उस दुआ ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। तो आप लोग इन टेक्निक का जो मैडम ने आपको बताया, निश्चित तौर पर प्रयोग करें और आपके जीवन में आप देखेंगे कि अभूतपूर्व परिवर्तन जरूर आएंगे। प्यारे साथियों, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिग्नल रिलीज करती है, ऐसा साइंस मानता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से 5000 गुना जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके हार्ट में होती है, जिसको योग में अनहत चक्र कहते हैं, कि जहां भगवान विष्णु का वास होता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी बच्चे को गले लगाते हैं, वो रो रहा होता है तो चुप हो जाएगा, सो जाएगा, है ना।
कोई व्यक्ति भावुक है, आप उसको जैसे गले लगाएंगे तो वो शांत हो जाएगा या वो और तेज रोना शुरू कर देगा, उसकी जो फीलिंग्स की रुकावट है वो क्लियर हो जाती है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये वास्तविकता में काम करते हैं। इन शब्दों में जो जो वाइब्रेशंस हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही फलीभूत होने वाली चीजें हैं। और भगवान की वास्तविकता में, जैसे मैडम ने बताया, किसी भी भाषा में करें, भगवान की कोई लैंग्वेज नहीं है उनके, वो सिर्फ भाव को समझते हैं। वो उर्दू को भी समझते हैं, वो फारसी को भी समझते हैं, वो संस्कृत को भी समझते हैं, वो अंग्रेजी को भी समझते हैं। क्योंकि दर्द का मतलब हर इंसान के लिए दर्द है, हर जीव के लिए दर्द है। खुशी का मतलब सबके लिए खुशी है। तो भगवान जो है वो भाव को समझता है। तो प्यारे साथियों, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आज का जो सेशन है वो हमारे बहुत सारे साथियों के लिए जीवन उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। कुछ साथी, मंजू शर्मा जी शायद आपसे कुछ पूछना भी चाहते